मेरा नाम पूजा है। मेरी उम्र अभी 18 साल की ही हुई थी कि तभी मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी कर दी। वह जैसी भी थी मगर मेरे लिए उसने अच्छा ही सोचा था। मेरे साथ कभी सौतेला वाला व्यवहार नहीं किया था। मेरी शादी एक अच्छे खाते पीते घराने में हुई थी। मेरे पति लंदन में अपनी फैमिली के साथ रहते थे, सो मैं भी शादी के 2 महीने के बाद ही विदा होकर लंदन आ गई थी। मैं पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन एक घरेलू टाइप की लड़की थी। मगर मेरे पति चाहते थे कि मैं जॉब करूं, इसीलिए मैंने एक स्कूल में टीचर की जॉब कर ली थी। भगवान ने मुझे 2 बच्चे भी दे दिए थे। मेरी सास घर पर ही होती थी और बच्चों की देखभाल आसानी से कर लेती थी। सास की वजह से मुझे बच्चों की ज्यादा टेंशन नहीं रहती थी। मेरी बड़ी बेटी पायल 5 साल की और छोटी बेटी काजल 1 साल की थी। मेरी सास देखने में तंदुरुस्त लगती थी, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक उन्हीं दिनों मेरी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी, मगर वो जाहिर नहीं होने देती थी। अक्सर पायल शिकायत करती थी कि दादी कमरे में किसी से बातें करती है। पायल की बात सुनकर मैं उसको चुप करवा देती थी कि तुम्हारी दादी फोन पर किसी रिश्तेदार से बात कर रही होंगी। समय गुजरता गया और मेरी छोटी बेटी भी अब 2 साल की हो गई थी। उन्हीं दिनों सास बहुत ज्यादा बीमार हो गई। मेरे पति ने अपनी माँ का बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक ना हो सकी और अब इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी कि उन्होंने हमसे बातचीत करना भी बंद कर दिया था। इस सब से मैं काफी परेशान हो गई थी। डॉक्टर ने भी उनको अस्पताल में एडमिट कर लिया था। मैंने स्कूल से छुट्टियां ले ली और घर और बच्चों के साथ साथ सास का भी ख्याल रखने लगी थी। लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता और एक रात खामोशी से मेरी सास इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मरने से 2 दिन पहले उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और इशारे से मुझे करीब आने के लिए कहा। मैंने उनके मुंह के करीब जाकर सुना तो वह कह रही थी कि यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर मत रहना, यहाँ रहोगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनकी आवाज में ना जाने ऐसा क्या था कि मैं काम कर रह गई थी। जब मैंने पति अपने से इस बात का जिक्र किया तो वह बोले कि अस्पताल से जाने का कहती होंगी। अस्पताल कौन सी रहने की जगह है मम्मी? यही कह रही होंगी कि अस्पताल में मत रुको, छोटे बच्चे हैं, उन्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से चली जाओ। और वैसे भी मम्मी को अस्पताल और दवाओं से बहुत एलर्जी है, इसलिए मैं भी यही समझ बैठी, मगर मैं नहीं जानती थी कि वह हमसे क्या कहना चाहती थी। अगले ही दिन उनकी मौत से हमारा पूरा घर उदास हो गया था। 1 महीना तो उनको इंडिया लाने और उनका अंतिम संस्कार करने में लग गया था। वापस जब हम लंदन वाले घर पहुंचे तो नौकरी की चिंता हुई। पति से बात की कि नौकरी छोड़ दी जाए, तो वह बोले अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम स्कूल में होगी तो काजल की चिंता तो रहेगी ना, लेकिन तुम तो जानती हो यहाँ का खर्चा कितना ज्यादा है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, खर्च और भी बढ़ेंगे, नौकरी करना भी जरूरी है। मैं भी सोच में पड़ गई। पायल तो मेरे साथ ही स्कूल जाती थी, मगर काजल अभी छोटी थी, उसके लिए नौकर का इंतजाम भी नहीं किया था। मेरे बगल में रहने वाली पड़ोसन एक अच्छी औरत थी, उसके पास छोड़कर मैं पहले दिन स्कूल चली गई। इतनी लंबी छुट्टियों के बाद काम का बहुत ज्यादा बोझ था। घर आते आते शाम के 5 बज गए। जल्दी से मैं भागती हुए अपनी बड़ी बेटी को लेकर पड़ोसन के पास आई तो देखा कि काजल सो रही थी। मैंने पड़ोसन का धन्यवाद किया कि तुमने मेरी बच्ची का ध्यान रखा, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पड़ोसन भी इंडियन ही थी, इसलिए वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखती थी, मैं भी उसके साथ अच्छा व्यवहार रखती थी। पड़ोसन ने मुझे चाय पर रोक लिया। मैं भी बहुत ज्यादा थकी हुई थी, चाय की तलब भी महसूस हो रही थी। सोचा घर जाकर चाय बनाऊं, फिर उसके बाद चाय पीऊं। इससे तो अच्छा है कि यहीं पर पी लेती हूँ, कुछ गपशप भी हो जाएगी और चाय भी पी लूंगी, जिससे कि शरीर में फुर्ती भी आ जाएगी। यही सब सोचकर मैं वहीं पर बैठ गई। मेरी पड़ोसन का नाम निर्मला था और वो बहुत ही मिलनसार तबीयत की औरत थी। उसके 2 बेटे थे जो स्कूल जाते थे। निर्मला ने मुझे सलाह दी कि तुम कोई बेबी सिटर रख लो जो तुम्हारी बच्ची को तुम्हारे पीछे अच्छे से संभाल सके। उसने मुझे कंपनी का नाम भी बताया जहां से बेबी सिटर की सेवा ली जा सकती थी। निर्मला का ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने फौरन उससे नंबर ले लिया। निर्मला ने मुझे बताया कि कंपनी में बहुत सारी लड़कियां काम करती है। एक लड़की को मैं जानती हूँ जिसका नाम दिया है, वह लड़की बहुत ही अच्छी है।
कभी कभी जब मुझे जरूरत महसूस होती है तो मैं इस दिया नाम की लड़की को ही बुलाती हूँ। तुम भी उसी को काम पर रखना। मैंने कंपनी को फोन किया और दिया को भेजने के लिए कहा तो कंपनी ने शाम 6 बजे का समय दिया। मैं बेचैनी से उस लड़की का इंतजार करने लगी। ठीक 6 बजे दिया आ गई थी। वो बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी। उम्र यही कोई 181 साल के लगभग थी। वो अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए ये नौकरी कर रही थी। दिया का बायोडाटा कंपनी ने भेज दिया था। मुझे भी वह एक बहुत ही अच्छी लड़की लगी थी और फिर मैंने उसे नौकरी पर रख लिया। जब उसे मालूम हुआ कि मैं उसे रेगुलर तौर पर रख रही हूँ तो वो बेहद खुश हुई थी और अगले दिन सुबह 7 बजे आने का वादा किया और अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह वो ठीक 7 बजे घर आ गई थी। काजल उसे देखकर बेहद खुश हुई थी। वो घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। अब एक खेलने वाला इंसान उसे घर में ही मिल रहा था। वह दोनों जल्दी ही दोस्त बन गई थी। मैं और मेरे पति अब बहुत ही रिलैक्स हो गए थे कि चलो काजल का ख्याल रखने वाला कोई तो मिला। अब हम अपने अपने कामों पर आराम से जा सकते हैं। नहीं तो पूरा दिन ध्यान काजल की तरफ ही लगा रहता था। वह छोटी बच्ची थी और कोई दूसरा कब तक तुम्हारे बच्चे की देखभाल करता। दिया पर मुझे भरोसा था क्योंकि यह तो उसकी जॉब थी और अपनी जॉब को बचाने के लिए वह जो भी करती अच्छा ही करती। और फिर दिया का नेचर भी मुझे बहुत पसंद आया था। बहुत ही शरीफ नेचर की लड़की थी। इसलिए मैं और मेरे पति बहुत ही खुश थे। मेरी बेटी काजल बहुत ही चंचल और खुशमिजाज टाइप की बच्ची थी। वो अब 2 साल की हो गई थी और बहुत बातें करने लगी थी। पूरे घर में भागती दौड़ती फिरती थी। पायल स्कूल से आ जाती तो दोनों मिलकर खूब उधम मचाते थे। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया और दिया ने मेरा भरोसा जीत लिया था। वो एक अच्छी और मिलनसार लड़की थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि वह मुझे कुछ कहना चाहती है। कई बार वह कुछ कहना शुरू करती थी मगर बात को बीच में अधूरा ही छोड़ देती और फिर बाय बोलकर अपने घर चली जाती थी। मैं महसूस कर रही थी कि जैसे दिया किसी उलझन में है। वह मुझे कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। फिर मैंने सोचा कि शायद उसकी माँ ठीक नहीं होगी, छुट्टी लेना चाहती होगी और शायद वह खुलकर कह नहीं पाती होगी। यही सब सोचकर मैं अगले दिन उसे चाय पर रोक लिया। वह कप हाथों में लिए गुम सी बैठी हुई थी। मैंने खुद ही उससे पूछा कि सब खैरियत तो है? आखिर तुम इतना चुपचाप और उदास क्यों रहती हो? क्या काजल तुम्हें कुछ ज्यादा ही तंग करती है क्या? मेरी बात सुनकर दिया मुस्कुराई और बोली कि अरे नहीं, काजल तो बहुत ही प्यारी बच्ची है, बल्कि उसके साथ मेरा टाइम बहुत ही अच्छे से पास हो जाता है। मैंने कहा फिर क्या बात है? मुझे तुम कुछ परेशान सी दिखाई देती हो। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में सिर हिलाया था। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे विश्वास दिलाया कि तुम परेशान मत हो। जो भी परेशानी तुम्हें है वह तुम मुझे बता सकती हो। तुम अपने दिल की कोई भी बात मुझसे खुलकर कर कह सकती हो। मेरी बात सुनकर वह चुपचाप मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में उलझन सी थी, एक परेशानी सी थी। दिया बोली, ऊपर दाएं वाले कमरे में कौन रहता है? दिया की बात सुनकर मैं एकदम हैरान सी हो गई थी क्योंकि वह कमरा तो बिल्कुल खाली पड़ा था। मैंने कहा वहां पर मेरी सांस रहती थी, लेकिन मेरी सांस के मरने के बाद अब वो कमरा खाली पड़ा है, वहां अब कोई भी नहीं रहता। दिया की बात सुनकर मैं हैरान हुई थी। ऊपर वाले पोर्शन में 3 कमरे थे। एक कमरे में मेरी सांस रहती थी, एक कमरा काजल और पायल के लिए था, एक कमरा मेहमानों के लिए खाली पड़ा हुआ था। नीचे हम पति पत्नी का कमरा था। मैंने कहा क्या बात है, बोलो तो सही। दिया बोली, कुछ नहीं मैडम जी, वो काजल वहां उस कमरे में चली जाती है और ना जाने किससे बातें करती रहती है। दिया ने जब ये बात बताई तो मैं सोच में पड़ गई और अपनी चाय खत्म करने के बाद दिया तो चली गई थी, लेकिन मैं सोचो कि गहरी खाई में डूब गई थी। मेरी सांस का कमरा तो मेरी सांस के जाने के बाद से बिल्कुल खाली पड़ा था। फिर भला काजल वहां क्या करने जाती है? और अगर जाती भी है तो फिर वहां बातें किससे करती है? जब रात को पति से यही बात की तो वो बोले कि तुम भी क्या बेकार की बातें सोचने लगी हो। काजल अपनी दादी से बहुत अटैच थी, अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। हो सकता है कि वह अपनी दादी की याद में अपनी दादी के कमरे में चली जाती होगी और उनकी तस्वीरों से बातें करती होगी। पति के मुंह से ये बातें सुनकर मुझे भी सुकून हो गया था। मैंने कहा हाँ, शायद ऐसा ही होगा। काजल मेरी सांस की बहुत लाडली थी, हर वक्त मेरी सांस उससे चिपकी रहती थी
और काजल भी तो अपनी दादी से कितना प्यार करती थी। अब उसकी दादी नहीं है तो उसे अपनी दादी की याद तो आती होगी, और फिर वो अपनी दादी के कमरे में चली जाती होगी और अपनी दादी की तस्वीर से बातें करने लगती होगी। यही सब सोचकर मैंने अपने दिल को समझा लिया था। अगले दिन मैंने दिया को भी यही बात समझा दिया और मेरी सारी बातें सुनकर वो भी रिलैक्स हो गई थी। शायद उसे भी मेरी बातों पर विश्वास हो गया था। धीरे धीरे दिन यूं ही गुजरने लगे थे। उस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी। मेरे पति बहुत ही फ्रेश मूड में थे। उन्होंने एक मूवी देखने का प्लान बना रखा था और खाना भी बाहर ही खाने वाले थे। मैंने दिया से बात कर ली कि वो रात 111 बजे तक बच्चों के पास ही रुक जाए। हमारी पूरी कोशिश थी कि हम जल्दी ही घर आ जाएंगे। सही समय पर दिया घर आ गई थी। शाम के 6 बज रहे थे। दोनों बच्चियां टीवी देख रही थी। दिया किचन में काजल के लिए जूस बना रही थी। मैंने दिया को बुलाया और उसे सब समझा दिया कि बच्चियों को 8 बजे सोने के लिए ऊपर उनके कमरे में ले जाना, और खाना तो वो खा चुकी है। ध्यान रखना कि ज्यादा टीवी ना देखें क्योंकि पायल को सुबह स्कूल भी जाना होता है। मैंने दिया से कहा कि फ्रिज में खाना रखा हुआ है, तुम खा लेना, और अगर कोई इमरजेंसी हो तो फिर मुझे या फिर मेरे पति को फोन कर सकती हो। मेरी बात सुनकर दिया ने हाँ में सिर हिला दिया, मगर मैं नहीं जानती थी कि मैं उसकी जिंदगी को दाव पर लगाने जा रही थी। हमारे जाने के बाद दिया ने दरवाजा बंद कर दिया और सारे खिड़कियां भी चेक कर ली और हम लोग आराम से घूमने के लिए चले गए। लेकिन मुझे क्या पता था कि हमारे जाने के बाद घर में क्या तूफान आएगा। अगर मुझे पहले ये पता होता तो मैं ये घर छोड़कर और अपनी बच्चियों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर चली जाती। मेरे जाने के बाद घर में क्या क्या हादसे हुए वह दिया ने ही मुझे सारी बात बताई थी। दिया ने बताया कि आप दोनों के जाने के बाद मैं बच्चियों के पास आ गई थी। उनका खेलने का मूड था, इसलिए मैं उनके साथ ही खेलती रही। 8 बजे मैंने उनको दूध का गिलास देने के बाद सोने के उन्हें ऊपर वाले कमरे में ले गई थी। ऊपर की मंजिल पर 3 बेडरूम थे। दाएं तरफ पहला कमरा मेरी सास यानी कि पायल की दादी का था और दूसरा गेस्ट रूम था। तीसरा कमरा बच्चियों के इस्तेमाल के लिए था। उन कमरों में अटैच बाथरूम भी थे। बच्चियों का कमरा अच्छा खासा खुला और हवादार था। कमरे में एक तरफ दोनों के बेड लगे हुए थे तो एक तरफ सामने बच्चियों के कपड़ों की अलमारी थी। सामने के हिस्से में कालीन बिछाकर खिलौनों की रैक और एक छोटा सा झूला लगा हुआ था। झूले से थोड़ा दूर बच्चियों के लिए एक टेंट भी लगा हुआ था। ये पायल की सबसे फेवरेट जगह थी। ये बच्चियों के खेलने की जगह थी। दोनों टेंट और झूले पर बहुत ही खुशी से खेलती थी। इस जगह में बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने भी पड़े हुए थे और नीचे एक नरम बिस्तर भी लगा हुआ था। बच्चों के बिस्तर ठीक करने और उनको ब्रश करवाने के बाद मैंने उन्हें उनके बिस्तर पर लिटा दिया। पायल का सोने का इरादा नहीं था, बल्कि वो कहानी सुनना चाहती थी। मैंने कहानियों की किताब सामने रखे ड्रॉल में से निकाली जो पायल की सबसे पसंदीदा बुक थी, और उसमें से मैं उन दोनों को कहानी सुनाने लगी। इस दौरान काजल सो गई थी। पायल को भी अब नींद आने लगी थी। उसकी आंखें नींद से बंद होने लगी थी। तब मैंने पायल को गुड नाइट कहकर दरवाजा बंद किया और नीचे आ गई। जब मेरी नजर घड़ी की तरफ गई तो रात के 10 बज रहे थे। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फ्रिज में जाकर चेक किया तो फ्रिज में पास्ता और पिज्जा मौजूद था। मैंने पिज्जा के 2 सिला काटे और गर्म करने के लिए ओवन में रख दिए। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और इस घर में छाई हुई अजीब सी खामोशी से मुझे घबराहट सी होने लगी थी। तो मैंने अपनी माँ को फोन लगा दिया। उनसे बात करके दिल को काफी सुकून महसूस हुआ। उनसे अपनी घबराहट का भी जिक्र किया तो मेरी माँ बोली कि अक्सर नई जगह पर ऐसा ही होता है। दिन में जहाँ कोई खामोशी नहीं होती वहाँ रात में अजीब सी खामोशी महसूस ही होती है। ये सब कुछ नॉर्मल है, तुम परेशान ना हो, अपना काम करो और 2 घंटे में घर वाले आ जाएंगे तो तुम आ जाना, मैं तुम्हारे इंतजार में जाग रही हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर मुझे कुछ हौसला मिला था। सच में मैं बेकार में ही घबरा रही थी। घर बिल्कुल सन्नाटा था। बच्चियां सो चुकी थी तो घर में खामोशी तो होनी ही थी। फोन बंद करके मैं वही खड़ी सोच रही थी कि तभी अचानक ओवन की बीप हुई और सन्नाटे की वजह से मैं डर गई। मैंने खुद से कहा कि अरे मुझे क्या हो गया है, और ओवन से पिज्जा निकालकर एक सोडा कैन लेकर बाहर आ गई। जब मैंने टीवी लगाने के लिए रिमोट के लिए नजर दौड़ाई
तो मुझे वो कहीं नजर ना आया। मैंने सोफा, फर्श, मेज के नीचे हर जगह तलाश किया मगर मुझे वो रिमोट ना मिला। थककर मैं सोफे पर बैठ गई और पिज्जा खाने लगी। अभी मैंने 2-3 बाइट ही खाए होंगे कि तभी मुझे अचानक से किसी के हंसने की आवाजें सुनाई दी। मैंने प्लेट मेज पर रखकर सीढ़ियों के पास जाकर कान लगाए क्योंकि आवाज सीढ़ियों के ऊपर से ही आ रही थी। अभी मैं कान लगाए सुनने की कोशिश ही कर रही थी कि क्या सचमुच किसी की हंसने की आवाज थी। मैंने सोचा कि ये मेरा वहम होगा। तभी उसी समय हंसने की आवाज दोबारा सुनाई दी। मैंने सोचा ये दोनों अभी तक सोई नहीं है, इन्हें तो सुबह स्कूल भी जाना है और ये अब तक जाग रही हैं। मैं ये बात दिल में कहती हुई ऊपर आ गई। कमरे का दरवाजा खुला था, जबकि मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं उसे बंद करके गई थी। मैंने धीरे से दरवाजा धकेला तो कमरे में नाइट लैम्प की नीली रोशनी फैली हुई थी। छोटी बेटी काजल तो अपने बिस्तर पर बेखबर सो रही थी, लेकिन पायल का बिस्तर खाली था। मैंने नजर घुमाई तो कमरे में बने छोटे से झूले की तरफ कुछ रोशनी नजर आई। ये रोशनी झूले के पास बने टेंट के अंदर से आ रही थी, साथ ही एक बच्ची का साया भी था। मैं उस झूले की तरफ बढ़ गई और नीचे बैठकर झूले के पास लगे टेंट को खोलने लगी। साथ ही साथ मैंने आवाज लगाई कि पायल, तुम अभी तक जाग रही हो, जल्दी से सो जाओ, तुम्हें स्कूल भी जाना है और जब तुम्हारे मम्मी पापा आ जाएंगे तो फिर तुम्हें डांट कि तुम अभी तक क्यों नहीं सोई हो। ये कहते हुए मैं टेंट को खोलने ही वाली थी कि तभी मुझे पीछे से आवाज आई, दीदी मैं इधर हूँ। मुझे अपने पीछे से आवाज आई तो मैंने बैठे बैठे गर्दन घुमाकर देखा तो पायल बेड के नीचे लेटी हुई थी। उसने इशारा किया कि दीदी मैं तो इधर हूँ, उस टेंट के अंदर नहीं हूँ। मेरा दिमाग चकराकर रह गया था। मैं जल्दी से आगे बढ़कर पूरा टेंट खोलने लगी। उसमें कोई भी नहीं था। हाँ, टॉर्च अभी तक जल रही थी। मैंने जल्दी से घबराकर खड़ी हुई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी आंखों से उस टेंट के अंदर किसी की परछाई तो देखी थी। मैंने जल्दी से सोई हुई काजल को गोद में उठाया और पायल का हाथ पकड़कर दोनों को ऊपर वाले कमरे से नीचे ले आई। मगर अभी मैं आधी सीढ़ियों पर ही थी कि पायल ने मेरा हाथ छुड़ा लिया और वापस ऊपर कमरे की तरफ भागने लगी। मैंने उसे रुकने को कहा मगर वो ना रुकी। मैं जल्दी से नीचे आकर काजल को सोफे पर लिटाया और पायल को बुलाया कि पायल नीचे आओ, हम नीचे ही लेट जाते हैं, तब तक तुम्हारे मम्मी पापा भी आ जाएंगे। लेकिन पायल ने कहा कि नहीं दीदी, मैं वापस उसी रूम में जा रही हूँ सोने के लिए क्योंकि मुझे नींद आ रही है। ये कहकर वह फिर से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और फिर कहने लगी कि दीदी आप इतना डरी हुई क्यों है, कमरे में तो कोई भी नहीं था और वह तो मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम मीनू है, वह मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। पायल ने कहा तो मैं सन्नाटे में रह गई थी। मैंने पायल से कहा कि तुम बिस्तर के नीचे क्यों थी। पायल कहने लगी कि मैं और मीनू छुप छुपाई खेल रहे थे। इतने में मीनू की मम्मी आ गई थी। मीनू की मम्मी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, वो बहुत ही डरावनी है। पायल बहुत ही नॉर्मल अंदाज में बता रही थी, लेकिन पायल की बातें सुनकर मेरा दिमाग चकराकर रह गया था। ये तो मैंने भी महसूस किया था कि टेंट के अंदर कोई था, लेकिन कौन था, कोई था भी या नहीं, या बस मेरा वहम था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस दौरान पायल ऊपर चली गई थी और मैं परेशान बैठी छोटी काजल को देखती रही। जो कुछ भी था उसका संबंध ऊपर की मंजिल से ही था, लेकिन पता नहीं ये मेरा वहम था या हकीकत। मेरा दिमाग उलझा हुआ था। अब मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। ऊपर पायल अकेली थी। मैंने सोचा पायल को नीचे ले आती हूँ जब तक कि उसके माँ बाप नहीं आ जाते। यही सोचकर मैंने एक नज़र सोई हुई काजल पर डाली और ऊपर जाने लगी। चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी। दाएं तरफ के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। ये वही कमरा था जहां आपकी सांस रहती थी। ये कमरा उस दिन के बाद से हमेशा बंद ही रहता था जब से मैंने आपकी छोटी बेटी काजल को वहां बातें करते सुना था। ये दरवाजा पायल ने क्यों खोल दिया था? मैं ये सब सोचती हुई कमरे के पास आ गई थी। पायल कहाँ हो आप? मैंने पायल को आवाज लगाई और आवाज लगाते लगाते मैंने दरवाजा भी खोल दिया था। कमरे में अंधेरा था। मैंने लाइट का बटन तलाश किया था। बटन दबाते हुए मैंने अलमारी में कुछ आहट सुनी थी। कमरा तो खाली था, लेकिन कमरे के बीचों बीच बेड पड़ा हुआ था। उसके सामने वाली दीवार में एक बड़ी सी खिड़की थी। बेड के दूसरी तरफ एक दीवार के साथ एक अलमारी रखी हुई थी। आहट वहीं से आ रही थी। मैं परेशानी से अलमारी की तरफ गई। पायल
क्या आप यहाँ पर हो? मैं उसके हैंडल को छूने लगी। उसी समय मेरे पाँव पर किसी ने हाथ रखा। पायल हमेशा बैट के नीचे छुपकर खेलती थी। मुझे लगा कि पायल ही होगी। मैंने बिना देखे कहा कि पायल, ये खेलने का समय नहीं है, और तुम इस अंधेरे कमरे में क्यों खेल रही हो? अगर तुम्हें खेलना ही है तो चलो नीचे हॉल में चलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। और तभी मेरे पीछे से आवाज आई थी कि दीदी, मैं तो यहाँ हूँ। मैंने झटके से मुड़कर देखा तो पायल दरवाजे के पास खड़ी थी। तो फिर यह हाथ किसका था? मैंने नीचे देखा तो एक बहुत ही काला सा हाथ नजर आया था। हाथ की उंगलियों के नाखून बहुत ही बड़े बड़े थे। मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। मैं बुरी तरह से दौड़ती हुई नीचे आ गई थी, पायल का हाथ पकड़कर। मैं उसे भी अपने साथ ले आई थी। मैंने पायल से कहा कि बच्चों, मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा। चलो बच्चों, तुम भी मेरे साथ चलो, हमें जाना होगा, अभी तुरंत मेरे साथ चलो, मैंने पायल से कहा और काजल को गोद में उठाना चाहा, मगर वो सोफा तो अब खाली था, वहां काजल मौजूद नहीं थी। काजल के गायब हो जाने से मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मैं चीख चीख कर उसे आवाजें देने लगी। पायल भी डर गई थी। मुझे कोई जवाब ना मिला तो मैं सोफे पर गिरकर रोने लगी थी। मेरा दिमाग ऐसा लग रहा था कि जैसे काम करना बंद कर चुका है। अब पायल भी मुझे देखकर रोने लगी थी। उसे रोता देखकर मैं खुद को संभालने लगी। मुझे हिम्मत करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उन बच्चों की जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बच्चियों की सुरक्षा करनी होगी। मैंने जल्दी से अपने आंसू पूछे और पायल को अपने साथ बिठा लिया। उसको तसल्ली दी और कहा, पायल, मुझे बताओ, तुम अपनी फ्रेंड मीनू को बुलाने जाती थी या मीनू खुद ही तुम्हारे पास आती थी? इतना तो मुझे पता था कि पायल जिसको अपना फ्रेंड बता रही थी वो कोई इंसानी बच्ची नहीं है, जरूर वह कोई बुरी आत्मा है, और अब शायद उसी ने काजल को गायब किया है। मेरी बात सुनकर पायल कहने लगी कि दीदी, कभी कभी रात को मीनू खुद ही मेरे पास आ जाती है और मुझसे कहती है कि चलो पायल, हम खेलते हैं। मीनू बहुत अच्छी है, वह मेरे साथ खेलती थी, लेकिन उसकी मम्मी अच्छी नहीं है। जब उसकी मम्मी आ जाती थी तो फिर मैं चुपके से सोने के लिए लेट जाती थी और मीनू चली जाती थी। पायल की बातें सुनकर मैं कुछ भी आइडिया नहीं लगा पा रही थी। मैंने कहा से कहा कि पायल, हमें काजल को ढूंढना है, हम उसे पूरे घर में तलाश करेंगे अभी। तो मैं उसे इसी सोफे पर लेटा कर गई थी। वो इतनी जल्दी कहाँ चली गई? वो जरूर इसी घर में होगी, वो कहीं नहीं जा सकती, वह यहीं पर होगी। वो हमें परेशान करने के लिए शायद इधर उधर कहीं छुप गई होगी। ये सब अपने दिल को समझाने के बाद हमने काजल को ढूंढना शुरू कर दिया। नीचे डाइनिंग रूम, टीवी लॉन्स और एक कमरे के अलावा वहां पर एक स्टडी रूम भी था। मैं वहां भी गई थी, पायल भी मेरे पीछे पीछे थी। पूरा कमरा खाली था, वहां कोई भी नहीं था। मैंने काजल को आवाज भी दी मगर मुझे कोई भी जवाब ना मिला। पायल बाहर निकल गई थी, मैं भी उसके पीछे पीछे ही बाहर आ गई थी। मैंने सोचा कि आपको फोन करूं और आप लोगों को ये सब बताओ, मगर आप लोग मेरी बात का विश्वास ना करते, बल्कि काजल का ख्याल न रखने के लिए उल्टा मुझे ही सजा देते। मैंने काजल के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि आखिर वो कहाँ जा सकती है, कहीं अपनी दादी के कमरे में तो नहीं चली गई। ये ख्याल आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उस कमरे में तो मैं अभी अभी गई थी और वहां पर ही तो मुझे वो हाथ दिखाई दिया था। अगर बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ ना करती, लेकिन मेरा दिल किसी सूखे पत्ते की तरह धड़क रहा था। लेकिन मुझे काजल को भी तो ढूंढना ही था। मैं सीढ़ियों के करीब आई और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसी समय मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी थी। आवाज ऊपर से ही आ रही थी, शायद यह काजल की ही आवाज थी। काजल ऊपर ही थी। मेरे दिल को थोड़ा सुकून भी हुआ कि चलो काजल ऊपर है, लेकिन साथ ही साथ मेरा दिल डर की वजह से जोरों से धड़क भी रहा था। लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगी। पायल मुझे रोकना चाहती थी मगर मैंने उसे वही रुकने को कहा और खुद ऊपर चढ़ने लगी थी। अब वो कमरा बिल्कुल सुनसान पड़ा था। मैं वहीं खड़ी होकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि रोने की आवाजें कहाँ से आई थी। उसी समय मैंने दोबारा से रोने की आवाज सुनी। आवाज अब बिल्कुल धीमी हो चुकी थी। मैं चलती हुई कमरे के करीब आई थी। आपकी सांस का वही खौफनाक डरावना कमरा मेरे सामने था। मैंने दरवाजा खोले बिना दरवाजे से कान लगाई, आवाज तो अंदर से ही आ रही थी।
मैंने जल्दी से हैंडल घुमाया मगर वो नहीं घूमा। दरवाजा अंदर से लॉक था। मेरा सर एकदम से चकरा गया था क्योंकि जब मैं और पायल कमरे से भागकर नीचे गए थे उस समय दरवाजा खुला हुआ था, मगर अब ये लॉक कैसे हो गया? और अभी भी छोटी बेटी काजल अंदर ही थी। इस दरवाजे को खोलना होगा। मैंने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। जोर जोर से दरवाजे को पीटा मगर दरवाजा ना खुला। रोने की आवाजें अब बंद हो चुकी थी। मैंने चाबी की तलाश में इधर उधर देखा मगर उसी समय सेकंड फ्लोर के आखिरी हिस्से में मुझे वो खतरनाक आत्मा नजर आई जो शायद पायल के कहने के अनुसार मीनू की माँ थी। वो एक औरत थी मगर उसका पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था, आंखें बिल्कुल सफेद और उसके कपड़े में बहुत ज्यादा खून लगे हुए थे। शरीर के खून के धब्बे सूखकर काले पड़ चुके थे। उसने मेरी तरफ देखा और उसके देखते ही डर के मारे मेरे हलक से आवाज भी निकलना बंद हो गई थी। वो जमीन पर नहीं थी बल्कि वो छत से लगी हुई थी। उसके पाँव हवा में थे। उस वक्त पायल भी ऊपर आ गई और उसने एक जोरदार चीख मारी थी। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मेरी आंखों के सामने से कमरे का दरवाजा खुला और पायल एक झटके से उस कमरे में चली गई। दरवाजा दोबारा से बंद हो गया। मैं डर की वजह से हिल भी नहीं पा रही थी। मेरी आवाज मेरे गले में घुट कर रह गई थी। मैं दरवाजे की तरफ भागी मगर उसी समय वो भूत मेरे कान के करीब आकर चिल्लाई, हमें अकेला छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी। वह मेरे पीछे खड़ी थी और मुझे एक जोरदार झटका लगा। मैं हवा में उड़कर सीढ़ियों से टकराई और लुढ़कते हुई सीढ़ियों से नीचे आ गई थी। मेरा सर रेलिंग से टकराया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। बेहोश होने से पहले आखिरी आवाज जो मैंने सुनी थी वह पायल की चीख की आवाज थी। उसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा। ये कहानी दिया ने मुझे सुनाई थी। दिया की ये कहानी सुनकर मैं खामोश हो गई और आगे की कहानी तो मुझे पता ही थी। जब मैं और मेरे पति खाना खाने के बाद घर पहुंचे तो गाड़ी से निकलते ही मुझे पायल की चीख की आवाज सुनाई दी थी और ये चीखें सुनकर मैं और मेरे पति बहुत ज्यादा घबरा गए थे। हम दोनों गाड़ी बंद करना छोड़कर घर के अंदर दौड़े थे। देखा तो दिया सीढ़ियों के नीचे बेहोश पड़ी थी और उसके माथे से खून बह रहा था। पायल और काजल ऊपर चिल्ला रही थी। साथ ही दरवाजा पीटने की भी आवाजें आ रही थी। हमें नहीं मालूम कि वहां आखिर हुआ क्या है। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दिया की हालत काफी खराब थी। मेरे पति ने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया और मैं ऊपर भागकर पहुंची तो देखा कि मेरी सांस के कमरे से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी। मैंने हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल गया। अंदर दोनों बच्चियां बंद थी, रो रो कर उनका बुरा हाल था। पायल के दाएं गाल पर एक नील निशान पड़ा था और उसका होठ भी फटा हुआ था। उसने मुझे देखा तो रोती हुई मुझसे लिपट गई। काजल जमीन पर लेटी हुई थी। कमरे का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कमरे में कोई तूफान आया हो। कमरे में पहले सामान में मेरी नजर एक डायरी पर पड़ी थी। मैंने काजल को गोद में लिया और नीचे आ गई। दिया के लिए एम्बुलेंस आ गई थी। वो अभी तक बेहोश थी। पायल उसे देखकर दीदी दीदी चिल्लाने लगी थी। मम्मी दीदी को क्या हुआ है? पायल मुझसे पूछ रही थी लेकिन मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम सब अस्पताल चले गए। दिया की माँ को बता दिया गया था। वह भी दौड़ी दौड़ी आ गई थी। डॉक्टरों ने बताया कि दिया को ज्यादा गहरी चोट नहीं आई है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। पायल की भी टेस्ट की गई और उसको दवा दी गई। पायल ने मुझे बताया कि दादी माँ ने ही उसे और काजल को उस कमरे में ले गई थी। हमने वहां हॉस्पिटल में यही कहा कि दोनों सीढ़ियों से गिर गई थी। मेरे हाथ जो डायरी लगी थी वो मेरी मरी हुई सांस की थी। उसको पढ़ा तो मालूम हुआ कि इस घर में कई साल पहले एक माँ बेटी को कत्ल कर दिया गया था। पुलिस कातिल का पता न लगा सकी। बाद में मालूम हुआ था कि बाप ही उन दोनों का कातिल था। उनकी आत्माएं अब तक वहीं उस घर में ऊपर वाले पोर्शन में मौजूद थी। वो वहां किसी को आवाज नहीं देख सकती थी। मेरी सास ने कुछ मंत्रों से उन्हें अपने कमरे तक ही बंद रखा था। मेरी सास ने डायरी में ये भी लिखा था कि मैं एक ऐसा जाप कर रही हूँ जिसके पूरा होते ही ये दोनों आत्माएं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी और फिर मेरा घर और मेरे बच्चे इन आत्माओं से सुरक्षित हो जाएंगे। अभी मैं अपने बच्चों को ये सच्चाई बताकर उन्हें डराना नहीं चाहती हूँ। ये घर मेरे बेटे ने अपने खून पसीने की कमाई से खरीदा है। हम इसे यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते।
मेरी सांस अकेली ही उन आत्माओं से जू रही थी, और फिर शायद वह आत्मा मेरी सांस पर भारी पड़ गई थी और मेरी सांस बीमार रहने लगी थी और एक दिन हमें छोड़कर चली गई, मगर उनके मरने के बाद वह मेरी बच्चियों पर हावी होने लगी थी। दूसरे दिन जब दिया होश में आ गई और उसने जब मुझे सारे हादसे बताए, तो मुझे अपनी सांस की कही हुई बात याद आई। मेरी सांस ने तो यही कहा था कि यहाँ से चली जाओ, यहाँ मत रुकना। दिया ने जो किया उसका एहसान का बदला दो मैं कभी भी नहीं चुका सकती थी। उसने अपनी जान को खतरे में डाला था। हमने 2-3 दिन के अंदर ही अपना मकान बदल लिया था। वह मकान तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया था। अब हम उस नए मकान में शिफ्ट हो गए थे। दिया और उसकी माँ को मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ले आई हूँ। दिया ने जिस तरह अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी बच्चियों की सुरक्षा की थी, मैं इस बात को भुला नहीं सकती थी। अब हमने मकान में बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। पुराने मकान के गेट पर मैंने एक बोर्ड लगा दिया है जिस पर लिखा है कि ये घर भूतिया है। मैं नहीं चाहती थी कि जो हादसा मेरी बेटियों के साथ पेश आया वह किसी और बच्चों के साथ पेश आए। कोई अपनी जान को खतरे में डाले, वो घर अब ऐसे ही बंद पड़ा रहता है। दोस्तों, क्या मैंने उस घर को छोड़कर सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।